नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस सॉल्यूशंस विद अश्विन सर। जैसा कि मैंने कहा था, मिडिवल हिस्ट्री में बाबर का चैप्टर शुरू करने से पहले हम पॉलिटी के कुछ वीडियोस डालेंगे और उसी श्रृंखला में आज मैं लेकर आया हूँ यूपीएससी को। कमीशंस पर एक श्रृंखला मैं वीडियो की बनाना चाह रहा था, जिसमें एक आध महीने पहले मैंने इलेक्शन कमीशन पे वीडियो ज़रूर बनाया था। तो उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। आज हम आपके सपनों की दुनिया यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग की बात करते हैं। साथ में हम स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को भी इंक्लूड करते चलेंगे और दोनों के बीच में अंतर भी देखेंगे। पृष्ठभूमि देखें तो लोक सेवाओं का जन्म ब्रिटिश काल में हुआ। कई बच्चे क्लास में मुझसे क्वेश्चन पूछते थे कि सर, क्या ब्रिटिशर्स को ही हमारे यहाँ लोक सेवाओं का जन्मदाता माना जाता है? देखिए, कई हद तक इसका आंसर हाँ है, बट ऐसा नहीं था कि भारत सपेरों का देश था। अकबर के समय मनसबदारी व्यवस्था थी, अशोक के समय धम्मामात्र जैसे अधिकारी, रज्जुक जैसे अधिकारी मिलते थे, गुप्त साम्राज्य में भी सन्निधाता, कोषाध्यक्ष जैसे अधिकारी मिलते थे, जिसे आज आप अकाउंट ऑफिसर की तरह देख सकते हैं। तो भारत अनपढ़ गंवार तो नहीं था। हाँ, ऑर्गेनाइज्ड वे इसको ब्रिटिशर्स ने दिया, जिसे फ्रेम ऑफ स्टील भी कहा जाता था। इन नौकरशाहों को या इन ब्रिटिश अधिकारियों को, जिनको बाहर से लेकर हमारे भारत में नियुक्ति किया जाता था। फ्रेम ऑफ स्टील का मतलब ये था कि ये इस्पात की तरह थे। एक बार अगर कहीं जम गए तो जम गए। सबसे पहले भारत में ली कमीशन ने 1923-24 के आसपास इसकी रिकमेंडेशन की। ली बारकर इसके चेयरमैन थे और 1926 में इसी कमीशन की सिफारिश पर केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन भारत में किया गया। और 1935 का जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया तो इस केंद्रीय लोक सेवा आयोग का नाम बदलकर संघीय लोक सेवा आयोग कर दिया गया, यानी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन कर दिया गया। तो ये एक छोटा सा इसका बैकग्राउंड था। आगे जाकर जब हमें आज़ादी मिली आफ्टर द इंडिपेंडेंस, तो इस फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को हमने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन नाम दे दिया। तो एग्ज़ाम में अक्सर ये पूछता है, तो आपको बिल्कुल ट्रिकी क्वेश्चन में परेशान नहीं होना है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन नाम कब से पड़ा? एक बात और, वीडियो को थोड़ा पॉज कर करके देखिए। काफ़ी बच्चे मुझे मैसेज करते हैं और बोलते हैं कि सर कैसे चीज़ों को याद करें। तो मैं जो वीडियो के साथ साथ दूसरी चीज़ें भी बोलता हूँ जो वीडियो में नहीं है, लिखित में नहीं है, वो भी आपके काम आएंगी, मेंस में भी, प्री में भी। तो ध्यान से ईयरफोन लगा के सुनिएगा और पॉज कर करके देखिएगा। तो प्रोविज़न्स की बात करें तो यूपीएससी का प्रावधान अगर देखें तो पार्ट 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यूपीएससी के लिए है। संविधान के भाग 14 में इसके बारे में जिक्र है, आर्टिकल 315 से 323 तक। थोड़ा सा विस्तार में देख लेते हैं इसको। कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 14 बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में यूपीएससी के लिए स्वतंत्रता, इसकी शक्तियाँ, कार्य, इसके फंक्शंस क्या हैं। साथ में ये भी बताता है पार्ट 14 जिसमें आर्टिकल 315 से 323 है कि इसके संगठन, इसके सदस्यों की नियुक्ति कैसे होती है, सदस्यों को हटाया कैसे जाता है। याद रखिएगा, इसी पार्ट 14 में स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन यानी राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का भी जिक्र है। यूपीएससी की बात करें तो एक केंद्रीय भर्ती अभिकरण है, एक एजेंसी की तरह कार्य करता है ये। याद रखिएगा, अपने आप में एक इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र निकाय है, संवैधानिक निकाय है, संस्था है। संवैधानिक निकाय क्यों है, स्वतंत्र निकाय क्यों है? क्योंकि याद रखिएगा, इसका गठन संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से किया गया है, जो कि मैंने ऊपर आपको दर्शाया, आर्टिकल 315 से 323 तक। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप सीबीआई की बात करें, आप राष्ट्रीय महिला आयोग की बात करें, तो संवैधानिक प्रावधानों के तहत उनका गठन नहीं है, वो सिर्फ एक एक्ट के माध्यम से लाए गए हैं। इसका गठन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस के माध्यम से, ये आपको याद रखना है। अगर हम इसकी संरचना या कंस्ट्रक्शन को देखें तो एक चेयरमैन होता है, इसमें अध्यक्ष होता है और कुछ अन्य सदस्य होते हैं। यहाँ याद रखिएगा, चेयरमैन और अध्यक्ष, चेयरमैन और अन्य सदस्यों की सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। बट हमें जो याद रखना है एग्जाम्पल के तौर पर कि अदर मेंबर्स जो होते हैं चेयरमैन के अलावा, उनकी सदस्य संख्या के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी उल्लेख नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी उनकी नंबरिंग नहीं दी गई है। इट्स टोटली अप टू द प्रेसिडेंट। ये राष्ट्रपति पर है
कि वह कितने सदस्य रखता है यूपीएससी में। हालांकि आमतौर पर 9 से 11 कुल सदस्य होते हैं चेयरमैन के अलावा। देन अगर इनका टाइम पीरियड देखें तो 6 ईयर्स और द एज ऑफ 65 ईयर्स, दोनों के लिए याद रखिएगा। मतलब 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक के लिए। जैसे कि मैंने आपको इलेक्शन कमीशन के बारे में बताया था कि जैसे मान लीजिए अगर यूपीएससी में मैं खुद 58 की एज में चेयरमैन बनता हूँ, तो मैं, याद रखिएगा यहाँ पर, 64 की एज में रिटायर्ड हो जाऊँगा। मतलब मैंने 6 वर्ष कंप्लीट कर लिए पहले, मैं 65 तक नहीं रहूँगा। लेकिन अगर मैं 64 की एज में चेयरमैन या मेंबर बनता हूँ तो मैं 65 में रिटायर्ड हो जाऊँगा। जो भी पहले हो जाए, या तो 6 साल या 65 वर्ष। तो याद रखिएगा, आपको 3 चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखना है। एक तो सदस्य संख्या का वर्णन नहीं है, योग्यताओं के बारे में भी बताऊंगा मैं। यहाँ पर क्वालिफिकेशंस भी नहीं दी गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में कि चेयरमैन और अदर मेंबर्स के लिए क्वालिफिकेशन क्या होने चाहिए, ये भी राष्ट्रपति ही निर्धारित करता है। तो इस पॉइंट को थोड़ा विस्तार से देखते हैं, क्योंकि यहाँ कुछ पॉइंट्स निकल कर आते हैं। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इन द कॉन्स्टिट्यूशन, आयोग की सदस्यता की योग्यता का उल्लेख नहीं है। मतलब जो आयोग का सदस्य बनेगा उसके लिए कोई योग्यता नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी आयोग का सदस्य बन सकता है। यहाँ पर भी कुछ बातें निकलती हैं, ध्यान से देखिए। आयोग के कम से कम आधे सदस्य भारत सरकार या राज्य सरकार, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और दी स्टेट गवर्नमेंट के अधीन कम से कम 10 वर्ष का अनुभव रखते हैं। मिनिमम 10 ईयर्स एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए उन्हें। देन एक बात और आपको बताता चलूँ, संविधान ने, जो भी मैंने ऊपर बताया, राष्ट्रपति को अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा की शर्तें निर्धारित करने का अधिकार दिया है। मतलब राष्ट्रपति यहाँ पर इनकी योग्यताओं के बारे में निर्धारण कर सकता है। समझ में आ रही बात? ये आपको ध्यान रखना है। एक बात और, ये अपना त्यागपत्र चाहे चेयरमैन हो चाहे सदस्य हो, राष्ट्रपति को ही सौंपते हैं। तो आपको ये हमेशा याद रखना है। मेंस में शायद लिखने के लिए आए, शॉर्ट नोट्स भी आ सकते हैं, 30 वर्ड्स में लिखने आए या 150 वर्ड में। तो आपको याद रखना है कि ये पूरी की पूरी ताकत राष्ट्रपति को दी गई है इनकी योग्यता निर्धारित करने की। आगे बढ़ते हैं, रिमूवल के बारे में भी डिस्कशन करते हैं, क्योंकि हमने अभी नियुक्ति की बात की। अच्छा, एक बात और मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पर मैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का भी जिक्र कर देता हूँ, राज्य लोक सेवा आयोग की। राज्य लोक सेवा आयोग जो होता है उसका जिक्र भी सेम आर्टिकल है, लेकिन वहाँ पर नियुक्ति करता है कौन? गवर्नर, यानी कि राज्यपाल। बस टर्म पीरियड में थोड़ा सा अंतर है। राज्यपाल नियुक्ति करता है सभी सदस्यों और चेयरमैन की नियुक्ति 6 वर्ष या 62 वर्ष की उम्र के लिए। यहाँ 65 हटा दीजिए, यहाँ 62 वर्ष हो जाएगा। तो आपको ये याद रखना है। और वहाँ पर भी अदर मेंबर्स की सदस्य संख्या के बारे में नहीं दिया गया है। तो आपको ये याद करते हुए चलना है। आगे बढ़ें। अब मैं आपको बता रहा था रिमूवल। तो रिमूवल में आपको प्रेसिडेंट पे कंसंट्रेट करते हुए रखना है। कई बच्चे यहाँ पर बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक करते हैं, ख़ासतौर पे यूपीएससी के प्री या सीडीएस के प्री के क्वेश्चंस में मैंने देखा है। पता नहीं क्यों वो इम्पीचमेंट या महाभियोग से इसको जोड़ते हैं। गलती से भी ऐसा मत कीजिएगा। यहाँ मैंने पहले ही कोड किया हुआ है, राष्ट्रपति कार्यकाल के पहले भी संविधान में वर्णित प्रक्रिया के माध्यम से चेयरमैन या अन्य सदस्यों को हटा सकता है। तो अगर मान लीजिए राष्ट्रपति किसी को हटाता है, तो फिर ऑब्वियस ही बात है, अगर राष्ट्रपति चेयरमैन को हटा देगा तो एक कार्यवाहक अध्यक्ष को भी ला सकता है, एक टेम्परेरी चेयरमैन भी आ सकता है। तो टेम्परेरी चेयरमैन को कब लाएगा? जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो या जब अध्यक्ष अपना कार्य अनुपस्थिति या किसी दूसरे कारण से ना कर पा रहा हो। मान लीजिए हो सकता है अध्यक्ष बीमार पड़ गया हो, या उसने रिज़ाइन कर दिया हो, या वो एब्सेंट हो। तो प्रेसिडेंट यहाँ पर 2 पावर रखता है। पहली चीज़ मैंने आपको क्या बताई, एक तो राष्ट्रपति कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चेयरमैन और अदर मेंबर्स को हटा सकता है। दूसरी चीज़, वो कार्यवाहक अध्यक्ष को भी ला सकता है। तो कार्यवाहक अध्यक्ष को छोड़ते हैं, हम देखते हैं सीधे रिमूवल को। तो रिमूवल को थोड़ा डिस्कस करते हैं, कैसे होता है रिमूवल। यहाँ प्रेसिडेंट, याद रखिएगा, चेयरमैन और अदर मेंबर्स को किन बेसिस पे हटा सकता है, आपको ये याद रखना है। अगर चेयरमैन या अदर मेंबर्स में से कोई भी दिवालिया घोषित हो जाए, बैंक करप्ट, यानी उनकी संपत्ति कुर्क हो जाए, बैंक करप्ट हो जाए, इतना लोन उनके ऊपर चढ़ जाए कि अब बैंक स्वयं घोषित कर दे कि भाई इनके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता,
देन अपनी पदावधि के दौरान अपने पद के कर्तव्यों के बाहर किसी से वेतन नियोजन में लिप्त हो। मतलब कहने का ये हुआ कि सपोज कीजिए कि मैं यूपीएससी का चेयरमैन हूँ और चेयरमैन रहते हुए मैं किसी और पद के लिए भी कार्य कर रहा हूँ और वहाँ से भी वेतन लेने का इच्छुक हूँ, तो ये एक चीज़ हो जाएगी, कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगा पद में। देन एक और रीज़न भी है, यदि राष्ट्रपति उसे मानसिक रूप से विक्षिप्त या अक्षम समझता हो, यानी कि वो मेंटली डिस्टर्ब हो, शारीरिक रूप से भी ऐसा हो सकता है, तो आप इसे मेंटली डिस्टर्ब भी समझ सकते हैं, तो राष्ट्रपति फिर उसे पद से हटा सकता है। इसके अलावा एक चीज़ और भी है यहाँ पर जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना। ये तो 3 पॉइंट आपको याद रखना ही है। कदाचार के आधार पर भी राष्ट्रपति अध्यक्ष को या सदस्यों को हटा सकता है। अभी मैं कदाचार के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन पहले हटा सकता है तो कैसे हटा सकता है। अगर ऐसा कोई मुद्दा आता है कि किसी कदाचार या मिसबिहेव के आधार पर राष्ट्रपति चेयरमैन या मेंबर को हटाना चाहता है, तो राष्ट्रपति ऐसा मुद्दा, याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के पास भेजेगा। अब यहाँ पर भी आपको 2 पॉइंट्स याद रखना है जब राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के पास ये मुद्दा भेजेगा। पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि संविधान के इस उपबंध के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्य है। मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि आपको इसको नहीं हटाना है तो राष्ट्रपति उसको नहीं हटा सकता, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आपको उसको अब हटा देना है, आपने जो मेरे पास रिकमेंडेशन भेजी थी वो सही थी, तो राष्ट्रपति को उसको हटाना पड़ेगा। दूसरी चीज़, इस जांच के दौरान, मतलब जब सुप्रीम कोर्ट जांच कर रहा होगा, तो यूपीएससी के अध्यक्ष को और सदस्यों को राष्ट्रपति सस्पेंड या निलंबित कर सकता है। समझ में आई बात? अब मैं आपको बताता हूँ ये कदाचार या एक्ट ऑफ मिसकंडक्ट क्या होता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए भी और महालेखाकार जो हमारा होता है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक जिसे बोलते हैं, कैग, उसके लिए भी ये वर्ड यूज़ होता है। तो यहाँ पर 2 पॉइंट निकल कर आते हैं कदाचार के लिए, आपको दोनों याद रखने हैं। पहला, यदि आप कार्य कर रहे हैं यूपीएससी के चेयरमैन या सदस्य के रूप में और साथ में भारत सरकार या राज्य सरकार के किसी अन्य करार, यहाँ संविदा मैंने लिखा है, आप करार समझ के चलिए, या कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित होने के इच्छुक होते हैं या संबंधित हैं, मतलब इसके अलावा कोई और काम करना चाहते हैं, तब आप एक्ट ऑफ मिसकंडक्ट में आते हैं कि भाई एक पद पे रहते हो आप दूसरा पद कैसे संभाल सकते हैं। देन अगर मान लीजिए आप किसी कॉरपोरेट कंपनी से इन्वॉल्व हैं उसके लाभांश में, मतलब आप निगमित कंपनी से इन्वॉल्व होते हैं किसी प्राइवेट कंपनी में, बहुत ही सिंपल भाषा में समझिए इसको, तब भी आप एक्ट ऑफ मिलते हैं। समझ में आ रही बात? तो ये मैंने आपको बताई यूपीएससी के चेयरमैन और उसके मेंबर्स को हटाने की प्रक्रिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यूपीएससी इतना असक्षम है कि उससे राष्ट्रपति कभी भी अपनी मनमर्जी करवा के उसको हटवा सकता है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, यूपीएससी को काफ़ी स्वतंत्रता या फ्रीडम भी दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में, काफ़ी उसको पावर दी गई है। कैसे? याद रखिएगा, यूपीएससी एक इम्पार्शल, निष्पक्ष और एक स्वतंत्र यानी इंडिपेंडेंट निकाय है। उसको कार्य करने के लिए फ्री छोड़ा गया है। कैसे फ्री छोड़ा गया उसको, कैसे ये स्वतंत्रता है, मतलब बाहरी समूह चाहे पार्लियामेंट हो या कोई सांसद हो या कोई नेता हो उस पर दबाव न बना सके। तो कैसे? जैसे यूपीएससी के अध्यक्ष या सदस्यों को राष्ट्रपति संविधान में वर्णित आधारों पर ही हटा सकता है। ऐसा नहीं कि अपनी तरफ से राष्ट्रपति या कोई और उसको सलाह दे दे तो उसको हटा दे। तो यहाँ पर याद रखिएगा, जो संविधान में वर्णित आधार हैं, संविधान में वर्णित आधार मैंने क्या बताया, कदाचार या एक्ट ऑफ मिसकंडक्ट, या ये जो 3 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, इनके अलावा और राष्ट्रपति उसे नहीं हटा सकता। तो मतलब ये देखिए, पदावधि की उसको सुरक्षा प्राप्त है, मतलब वो अपने 6 साल सुरक्षित रूप से कंप्लीट करेगा बिना किसी भय के, बिना किसी फियर के। समझ में आ रही बात? दूसरी बात, नियुक्ति के बाद पद की सेवा शर्तों में कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा। मतलब व्हेन यू हैव बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन या सदस्य, आप बन गए, तो अब आप बन गए, उसके बाद आपके वेतन भत्तों में कटौती, किसी सज़ा के रूप में या किसी ऐसी मानसिकता के रूप में आपके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। तो ये आपको याद रखना है। मतलब चेयरमैन एंड द अदर मेंबर्स, इनकी जो सैलरी है, शायद आपको पता होना चाहिए, कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से मिलती है, जहाँ से प्रेसिडेंट की भी सैलरी जाती है और वाइस प्रेसिडेंट की। वाइस प्रेसिडेंट को हालांकि एज अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा सैलरी मिलती है।
इसका आर्टिकल याद रखिएगा 266। कंसोलिडेट फंड से इनको वेतन मिलता है, आपको याद रखना है। एक बात और, ये जो वेतन वेतन की मैं बात कर रहा हूँ ना, इस पर संसद में मतदान नहीं हो सकता। संसद इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है कि अपने आप इंटरफेयर कर दे संसद। पार्लियामेंट डजंट हैव एनी पावर अबाउट दिस। देन चेयरमैन ऑफ द यूपीएससी, यानी कि जो यूपीएससी का अध्यक्ष है, आफ्टर द रिटायरमेंट भारत सरकार या राज्य सरकार में किसी भी नौकरी या नियोजन का पात्र नहीं होगा। तो वो फ्री होके, फ्रीलांसर होके फिर काम करता है कि भाई जब रिटायरमेंट के बाद अब मुझे कोई जॉब मिलनी ही नहीं है भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन, तो मैं विदाउट एनी फियर काम करूं, जैसे कि कैग करता है। तो ये भी बात आपको याद रखनी है। तो ये इसको स्वतंत्रता है। अब यहाँ पर भी कुछ पॉइंट्स निकल कर आते हैं। ये पॉइंट्स यूपीएससी के सदस्यों के लिए आपको याद रखना है आफ्टर द रिटायरमेंट। 2 पॉइंट मैंने निकाले हैं जो इसका हमने एनालिसिस किया है। एम लक्ष्मीकांत में इसके बारे में बहुत अच्छे से समझाया गया। जैसे मेंबर ऑफ द यूपीएससी विल बी एलिजिबल फॉर द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि जो यूपीएससी का मेंबर है वो रिटायरमेंट के बाद एलिजिबल है यूपीएससी का चेयरमैन बनने के, मतलब यूपीएससी का वो चेयरमैन बन सकता है। देन एक बात और, वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का भी चेयरमैन बन सकता है। देन एक बात और, परंतु ही और शी विल नॉट बी एलिजिबल फॉर पोस्ट अंडर द सेंटर और द स्टेट गवर्नमेंट। मतलब वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन या यूपीएससी का चेयरमैन तो बन सकता है रिटायरमेंट के बाद, परंतु वो राज्य या केंद्र सरकार के अधीन किसी और पद को नहीं ग्रहण कर सकता। ये आपको याद रखना। तो कंफ्यूज न होइएगा, वीडियो को पॉज करके मेरी वॉइस को दोबारा सुनिएगा। आगे बढ़ते हैं। एक बात और, देयर इज़ नो प्रोविज़न फॉर द रीअपॉइंटमेंट। ये बात आपको बताना बहुत ज़रूरी है। मतलब अगर वो रिटायर्ड हो गए, तो अगर मान लीजिए कोई सदस्य रिटायर्ड हो गया तो वो दोबारा मेंबर नहीं बन सकता यूपीएससी का। देन चेयरमैन अगर रिटायर्ड हो गया तो वो दोबारा चेयरमैन नहीं बन सकता यूपीएससी का। रीअपॉइंटमेंट का कोई भी शेड्यूल इनके लिए नहीं है। हाँ, मेंबर रिटायर्ड होने के बाद यूपीएससी के चेयरमैन बन सकते हैं, लेकिन सीधी सी बात है, आपको पता है जब वो रिटायर्ड होंगे तो 65 या 6 वर्ष तो कंप्लीट कर ही चुके होंगे। तो आपको ये बात याद रखनी है। मेंबर्स के लिए रिस्ट्रिक्शंस थोड़े से कम हैं, चेयरमैन के लिए लेकिन हैं। तो ये तो रही रिटायरमेंट के बाद की बातें। अब देखते हैं यूपीएससी कार्य कैसे करता है, इसके फंक्शंस क्या हैं। देखिए, इसके 2 तरह के फंक्शंस हैं। एक अनिवार्य, जिसे हम मैंडेटरी बोलते हैं, और एक होते हैं परामर्शदात्री संस्था के रूप में एज अ कंसल्टिंग बॉडी या सजेशनल। अगर अनिवार्य फंक्शंस में हम जाएं, यानी मैंडेटरी जो इसके काम हैं जो इसको करने ही पड़ेंगे, उनमें जो सबसे पहला काम आता है, याद रखिएगा, वो है यह अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्रीय सेवाओं व केंद्र शासित क्षेत्रों की लोक सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का आयोजन करता है। इतना टफ लेने की ज़रूरत नहीं, बहुत ही सिंपल भाषा में बताता हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पर जितने भी आईएएस के एग्ज़ाम होते हैं, आपको पता है आईएएस आईपीएस के लिए आप चुने जाते हैं। यूपीएससी हर साल एक एग्ज़ाम करवाता ही है, इसको यूपीएससी का प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम बोलते हैं, प्रारंभिक परीक्षा। वो इसी की मैं बात कर रहा हूँ। देन इसके अलावा यूपीएससी राज्य यानी 2 या 2 से अधिक को किसी ऐसी सेवाओं के लिए जिसके लिए विशेष अर्हता वाले अभ्यर्थी चाहिए, उनके लिए संयुक्त भर्ती की योजना में सहायता कर सकता है, अगर राज्य अनुरोध करे तो। इसको भी समझ लीजिए ध्यान से। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अब आप हरियाणा पंजाब का एग्जाम्पल लीजिए, जिसमें चंडीगढ़ भी शामिल है, और मान लीजिए उनके लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन करना है, तो यूपीएससी इसमें ज़रूर हेल्प कर सकता है राज्य को, अगर राज्य सहायता मांगे तो। अब परामर्श की अगर बात करें तो परामर्श देने में, जैसे किसी राज्यपाल के अनुरोध पर राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद, मतलब राज्यपाल अगर अनुरोध करे यूपीएससी से और प्रेसिडेंट को कोई आपत्ति ना हो, प्रेसिडेंट भाई स्वीकृति दे दे, तो किन्हीं मामलों पर राज्यों को सलाह भी प्रदान करता है यूपीएससी। सभी मामलों पर या किन्हीं? ये मामले क्या हैं? ये मामले हैं एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रशासनिक मामले। जैसे नए प्रशासकों की भर्ती करना है, उनको हटाना है, उनकी पेंशन का मामला हो या जो भी मामला हो। इसके अलावा सिविल सेवाओं और सिविल पदों के लिए भर्ती की पद्धतियों से संबंधित सभी विषयों पर भी यूपीएससी अपने सजेशंस देता है। अब सिविल सेवाओं और सिविल पदों के लिए भर्ती की पद्धति क्या है? मतलब
आपको पता ही है सिविल सेवाओं के लिए किस तरह की पद्धति आयोजित की जानी चाहिए, प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम का तरीका क्या हो, सी सैट हो, जीएस का पेपर हो, जीएस के 2 पेपर हो, मेंस के पेपर का शेड्यूल कैसा हो, इन सब के बारे में। देन प्रोन्नति यानी प्रमोशन और तबादले से संबंधित सिद्धांतों पर भी यूपीएससी सजेशन देता है, लेकिन सिद्धांतों पर, मतलब किसका प्रमोशन कहाँ होना चाहिए या तबादला कहाँ कर देना चाहिए, इसके बारे में। लेकिन याद रखिएगा ये सिर्फ सजेशनल तौर पे कहता है। कुछ अदर फंक्शंस भी यूपीएससी को संसद सौंप सकती है, पार्लियामेंट, यानी कि संसद अधिनियम के द्वारा यूपीएससी के कार्यकाल का विस्तार भी कर सकती है। जैसे संसद द्वारा संघ की सेवाओं का अतिरिक्त कार्य भी दिया जा सकता है। अब ये संघ की अतिरिक्त सेवाओं का कार्य दिया जाना क्या है, इसमें एक पॉइंट निकल कर आता है। पार्लियामेंट यूपीएससी के अधिकार क्षेत्र में प्राधिकरण यानी कोई ट्रिब्यूनल हो, कॉरपोरेट बॉडी हो यानी निकाय हो, या सार्वजनिक संस्था के प्रबंधन से संबंधित सलाह मांग सकती है या उसको शामिल कर सकती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है हमारा, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण है, उसमें नियुक्ति होना हो, उसको कैसे चलाना हो, इस संबंध में संसद यूपीएससी से संबंधित सलाह मांग सकती है या यूपीएससी के कार्यों को उसमें शामिल कर सकती है कि यूपीएससी से पूछ सकती है कि भाई बताइए इस मामले में क्या आप सजेशन दे सकते हैं। लेकिन ये संसद कर सकती है, आपको याद रखना है। तो ये सब बातें हुई, इसको पॉज कर करके सुनिएगा ध्यान से। मतलब यहाँ एक बात याद रखिएगा, संसद चाहे तो यूपीएससी का जो जुरिस्डिक्शन है, उसका कार्यक्षेत्र है, उसको बढ़ा सकती है, काम करने के एरिया को बढ़ा सकती है। आगे देखें तो याद रखिएगा यूपीएससी अपनी रिपोर्ट जो होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राष्ट्रपति को ही सौंपती है हर साल। संघ लोक सेवा आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। ऐसी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन अपनी रिपोर्ट गवर्नर को सौंपेगा, यहाँ याद रखना है। याद रखिएगा प्रेसिडेंट इस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों के समक्ष कभी भी प्रस्तुत कर सकता है। यहाँ पर कैबिनेट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। कैबिनेट आपको पता है जिसका हेड पीएम होता है। लेकिन एक बात और मैं आपको बताता चलूँ, संसद के दोनों सदनों लोकसभा राज्यसभा में राष्ट्रपति उसको प्रस्तुत जरूर करता है। ऐसी रिपोर्ट जिस पर यूपीएससी ने अपने परामर्श दिए हैं और यूपीएससी सरकार से उस रिपोर्ट पर मान के चलिए अपना विभेद रखती है, यूपीएससी की राय अलग है और सरकार की राय अलग अलग है, तो ऐसी कोई रिपोर्ट अगर संसद में जाती है तो याद रखिएगा कोई भी स्वतंत्र मंत्रालय या विभाग उस रिपोर्ट को खारिज करने का अधिकार नहीं रखता है। उस पर सिर्फ कैबिनेट ही डिसीजन ले सकती है, अलग से कोई मंत्रालय सेपरेटली उस पर डिसीजन नहीं ले सकता है। अब कुछ सीमाएं देख लेते हैं, यूपीएससी की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। ऐसा नहीं कि यूपीएससी बहुत पावरफुल ही है, कुछ सीमाएं भी हैं इसकी। जैसे कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं, विषय हैं जो यूपीएससी के अधिकार क्षेत्र से बाहर किए गए हैं, जैसे पिछड़ी जातियों, जिसे आप ओबीसी कहते हैं, अदर बैकवर्ड क्लास की नियुक्तियों पर आरक्षण देने के मामले में यूपीएससी कुछ नहीं कर सकता। देन सेवाओं व पदों पर नियुक्ति के लिए एससी एसटी के दावों को ध्यान में रखने के लिए भी यूपीएससी कुछ नहीं कर सकता है। यानी एससी एसटी मामलों के जो दावे होते हैं, एससी एसटी के संबंधित जो भी मामले होते हैं, दावे नौकरी से संबंधित, उन पर यूपीएससी अपनी राय नहीं दे सकता। देन किसी आयोग या प्राधिकरण की अध्यक्षता या सदस्यता के बारे में भी यूपीएससी कुछ नहीं बोल सकता। मतलब मान लीजिए यूपीएससी अपने आप से, जब तक उससे राष्ट्रपति या राज्यपाल ना कहे, अपनी तरफ से किसी अन्य आयोग या ट्रिब्यूनल के मामले में इंटरफेयर नहीं कर सकता। देन उच्च राजनयिक यानी कि जिनको आप एम्बेसडर्स कहते हैं, तथा ग्रुप सी और ग्रुप डी की सेवाओं के पदों के चयन में भी यूपीएससी कुछ नहीं कर सकता। मतलब मान लीजिए जो उच्च राजनयिक होते हैं, हाई कमिश्नर्स होते हैं, उनको बाहर भेजा जाता है, तो उस मामले में यूपीएससी कुछ नहीं कर सकता। एक बात और बताता चलूँ, राष्ट्रपति भी संघ लोक सेवा आयोग के दायरे से किसी पद सेवा विषय को हटा सकता है। मतलब यूपीएससी के दायरे को राष्ट्रपति कम या बढ़ा सकता है। अब यहाँ अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन हमको क्या समझ में आ रहा है? हमको दो बातें समझ में आ रही हैं कि राष्ट्रपति जो है वो अखिल भारतीय सेवा और केंद्रीय सेवा के मामले में, मतलब यूपीएससी का जो दायरा है, नियम बना सकता है, लेकिन इसमें राष्ट्रपति संसद की सहायता ज़रूर लेगा। तो प्रेसिडेंट यहाँ पर याद रखिएगा, जब यूपीएससी से संबंधित कोई नियम बनाएगा
तो परामर्श लेने के लिए यूपीएससी से बाध्य नहीं है। मतलब यूपीएससी के लिए अगर नियम बना रहा है वो संघ लोक सेवा आयोग के लिए, तो वो संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लेने के लिए बाध्य नहीं है, उसके लिए कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन ऐसा नियम जो वो बनाएगा, जो कि मैंने ऊपर कह दिया है, उसको वो 14 दिनों के लिए संसद के पास ज़रूर भेजेगा। मतलब संसद का इंटरफेरेंस यहाँ इम्पोर्टेंस रखता है, याद रखिएगा। 14 दिनों के लिए संसद उस पर विचार करेगी और संसद चाहे तो ऐसे किसी प्रोविज़न में संशोधन कर सकती है। मतलब अगर राष्ट्रपति कोई नियम बनाता है यूपीएससी के लिए, तो संसद चाहे तो उसमें बदल सकती है, उसमें परिवर्तन कर सकती है। तो अल्टीमेटली पार्लियामेंट इज़ पावरफुल, और आपको तो पता है पार्लियामेंट का एक पार्ट होता है राष्ट्रपति। खैर, अब भूमिका देख लेते हैं यूपीएससी की कंक्लूजन के रूप में। रोल ऑफ यूपीएससी क्या है? देखिए, यहाँ पर एम लक्ष्मीकांत में क्लियरली लिखा हुआ है कि संविधान ये आशा करता है कि यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग है, वो मेरिट पद्धति का प्रहरी हो। मेरिट पद्धति का प्रहरी हो का मतलब क्या है? यानी योग्यता को सर्वोपरि रखे यूपीएससी। इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है कि जब भी सरकार को एडवाइस की ज़रूरत पड़े, जब भी सरकार को सलाह की ज़रूरत पड़े, प्रोन्नति के संबंध में, प्रमोशन, अनुशासनात्मक विषयों के संबंध में, कोई भी डिसिप्लिन से रिलेटेड विषय हैं, अखिल भारतीय सेवाओं व केंद्रीय सेवाओं के संबंध में, तो यूपीएससी हमेशा सरकार के लिए उपस्थित होगा सलाह देने के लिए। यहाँ आपको एक बात बताता चलूँ कि अगर कभी सरकार यूपीएससी से सलाह मांगती है तो उसका संबंध सेवाओं के वर्गीकरण, यानी जो सेवाओं का वो डिस्ट्रीब्यूशन करती है, सेवाओं से मेरा मतलब यहाँ पद से है, वेतन, उनकी स्थिति, कैडर मिलते हैं ना, एमपी कैडर, यूपी कैडर मिल जाता है, या ट्रेनिंग, आप मसूरी ट्रेनिंग में जाते हैं, उसमें यूपीएससी कुछ नहीं बोल सकता है। उसके लिए जिम्मेदार है कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, इसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। यूपीएससी एंड डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग में अंतर क्या है? देखिए, ये केंद्रीय अधिकरण एजेंसी है, भर्ती एजेंसी है, जिसका काम है भर्ती करना। लेकिन काम बांटने का अगर देखा जाए काम, तो वो कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग का है। वो भारत का केंद्रीय कार्मिक अभिकरण है। यूपीएससी का काम सिर्फ रिक्रूट करना होता है, मतलब नियुक्ति देना होता है, उसके बाद यूपीएससी का काम समाप्त हो जाता है। तो मतलब यहाँ पर रोल ऑफ द यूपीएससी इज लिमिटेड एज वेल एज इट्स सजेशंस आर ऑल्सो नॉट मैंडेटरी। मतलब यूपीएससी का कुछ हद तक जो व्यवहार है वो सीमित है, और इसके जो सुझाव होते हैं वो भी सरकार के लिए बाध्य नहीं है। मतलब कुछ हद तक ये सलाहकारी प्रवृत्ति रखता है। आपको क्या याद रखना है? केंद्र सरकार पर निर्भर करता है कि वो यूपीएससी के सुझावों को माने अथवा नहीं। तो वीडियो को पॉज करके देखिएगा, और जो भी ना समझ में आए एक बार मुझे ज़रूर मैसेज कीजिएगा। थैंक यू सो मच।